अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर अपने कमेंट्स और फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आज हम ज़रा बात करते हैं कि आज की जो डेवलपमेंट्स थी, जिसमें बहुत हैपनिंग थी, क्योंकि दिन का आगाज़ ही इमरान खान साहब पे, उनकी पार्टी की लीडरशिप पे फ़र्द जुर्म आयद करने से हुआ। और ये GHQ हमला केस में इमरान खान साहब, उमर अयूब साहब, दीगर पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। और उसके थोड़ी देर बाद ही खबर ये सामने आई कि अडियाला जेल के बाहर से उमर अयूब साहब, राजा बशारत साहब और दीगर उनके रहनुमा को फ़ौरन अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। और फैसल चौधरी साहब ने जिस तरह से कहा कि हब्स बेजा में उनको रखा गया है, किस केस में उनको अरेस्ट किया गया ये समझ नहीं आई, क्योंकि उमर अयूब साहब कल रात मेरे प्रोग्राम में और स्टूडियो में बल्कि मौजूद थे और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उन्होंने तमाम केसेस में बेल सिक्योर की हुई है। सो समझ नहीं आई कि ये एक कानून के अगेंस्ट जाके उनको अरेस्ट किस केस में किया गया है। सो ये, और हुकूमत से भी जब आज मैंने अपने प्रोग्राम में भी पूछा तो बैरिस्टर अकील साहब ये जवाब देने से कासिर थे कि किस केस में एग्जैक्टली उनको अरेस्ट किया। और सिर्फ हवा में यही कहा गया कि 9 मई के बहुत दीगर मुकदमात हैं कि जिनका इनको सामना है, तो जिसमें तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बता रहे हैं कि उन्होंने बेल सिक्योर बहरहाल की हुई है सब रहनुमाओं ने। लेकिन बज़ाहिर इन इकदाम से लग रहा क्या है कि जो न्यूज़ है वो टाइटन होते हुए हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेक के अराउंड। और मुश्किलात जो हैं वो इमरान खान साहब की इम्प्लिकेशन से ही समझ आ जाती है। एक इंडिकेशन है कि इनके लिए मुश्किलात अभी मज़ीद बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। और ये 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल के बाद से ही ये हमें एक नए सिलसिले का आगाज़ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो प्रेशर डालने का सिलसिला है, फिर हमने आज ही के रोज़ देखा कि जो 84th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसका डिक्लेरेशन जो सामने आया, विच अगेन इज़ अ मेजर चार्जशीट अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अब उसमें ये इस्तदा भी नहीं बल्कि हुकूमत को कहा गया है कि आप रेगुलेशंस की तरफ, ये लॉज प्रोमलगेट करें और कवानीन बनाएं, और ये जो प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पे इसको काउंटर करें और इन लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की करें। और अगेन ये नज़र आ रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो स्टेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स की हलाकतें हैं, जो 24 और 26 नवंबर की रात को जिस तरह से एक सिलसिला नज़र आया, और एक ग्रैंड ऑपरेशन के पेश नज़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेचुरली 12 जो ऑफिशियल फिगर्स है, उसकी तमाम जो एविडेंसेस हैं वो सामने हैं। और हुकूमत भी अफनानुल्लाह की अगर बात करें तो वो जी कहते हैं कि 8 का फिगर हुकूमत के पास है। राना सनाउल्लाह साहब भी डेड बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। तो हुकूमत में एक मिक्स्ड स्टेटमेंट सामने अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। तारड़ साहब मेंटेन करते हैं कि जी कोई गोली नहीं चली, कोई हलाकत नहीं हुई, टिकटॉकर्स थे और जी मजाक उड़ाया जा रहा है, तमस्खर उड़ाया जा रहा है कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो आपको नज़र आएंगी फेसबुक और टिकटॉक वगैरह पे। मोहसिन नकवी साहब बार बार सवाल कर रहे हैं कि जी किधर हैं लाशें और कोई गोली नहीं चलाई गई। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और जो दीगर है अफनानुल्लाह साहब, जिस तरह के अफराद ये बात एडमिट कर रहे हैं। अमीर मकाम साहब ने भी ये बात कही थी कि डेड बॉडीज़ के लिए उन्होंने भी जो उनके इलाके से जिसका ताल्लुक़ था उसके लिए उन्होंने भी पोली क्लिनिक पे बात की। सो लिहाजा एक मिक्स एक स्टेटमेंट सामने आ रही है। और ये फ़ेक न्यूज़ के ज़मरे में कैसे जाएगा, क्योंकि दोनों ही एंड से फ़ेक जो है न्यूज़ सामने लेकर आई जा रही है, सभी झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माना, ये जो हुकूमत के अफराद हैं जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो उसमें इनके ऊपर क्या क्या दोनों का इतलाक एक साथ होगा या अलग अलग हमें ये सज़ाएं नज़र आएंगी, और क्या इनके ऊपर इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए। अगेन लाइक आई सेड इन माय अर्लियर व्लॉग, रूल ऑफ लॉ का अगर नफाज इस मुल्क में नज़र आता तो फिर तो हमें रूलर्स भी अकाउंटेबल नज़र आते हैं इस मुल्क में। सो बहरहाल बज़ाहिर एक इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनकी हलाकतों को सप्रेस करने की एक कोशिश नज़र आ रही है आज की जो डेवलपमेंट्स हैं। और इसी कोशिशों में जो ये डिमांड सामने आई है कि हुकूमत अब ये लॉज बनाए और स्ट्रिंजेंट लॉज होंगे, सख्त लॉज होंगे, कवानीन होंगे। और पाकिस्तान में ऑलरेडी आपको पता है कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान में तो बाहर जो सरमायाकार बैठे हैं वो तो पाकिस्तान को ऐसे देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान फॉर देम इज़ लाइक एन ओवर रेगुलेटेड कंट्री। इतनी रेगुलेशंस हैं तो लोग सरमायाकारी लाने में इतना डर रहे होते हैं, ना कि आपके हालात भी इस किस्म के हों। ज़रा भी आप नहीं कह सकते कि कंड्यूसिव माहौल है मुल्क में सरमायाकारी करने के हवाले से। सो लिहाजा ये चीज़ जो है वो सबके सामने है। और आप उसके ऊपर फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने के लिए आप जहाँ पे दुनिया भर में कहीं इस किस्म का हाल नहीं नज़र आता कि यहाँ जिस तरह से पाकिस्तान में एक सियासी जमात को काउंटर करने के लिए, क्योंकि नज़र आ रहा है बहरहाल ये फ़ेक न्यूज़ भी आप रेगुलेट करने की तरफ आ रहे हैं, तो आपको अपना जिस किस्म का बयानिया है जो आपका नेचुरली आप बयानिए पे बयानिया लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप उस अकेले शख्स का एक बयानिया काउंटर नहीं कर पा रहे।
اور اس کے لیے اب آپ کو مزید بھی جو لاز ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں بھی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے ٹارگٹ صرف ایک سیاسی جماعت کو کرنا ہے اور اس کی آڑ میں آپ نے ان تمام لوگوں کی آوازیں دبانی ہیں، ان کو سائلنس کر دینا ہے، ان کو مٹا دینا ہے، ان کو بالکل خاموش کروا دینا ہے، اور اس کو ڈرایا اور دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ اب سب کے پیچھے جایا جائے گا اور امپلیمنٹیشن جو ہے اب وہ ہمیں قوانین کی نظر آئے گی۔ تو ہماری تو پہلی امید حکمرانوں سے یہی ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں آپ اس کے اوپر عمل درآمد پہلے ہی کروا لیا کریں، تو نہ کہ آپ کو اپنے مطابق اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور پھر اس کے حوالے سے آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے، کیونکہ موجودہ آئین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ پہلے قانون بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں اور بڑے فخریہ آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ از سپریم اور پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کا بالکل حق حاصل ہے، لیکن آپ لیجسلیٹ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو ایک سچویشن کو اپنے مطابق کرنا ہوتا ہے، جب آپ کو اپنے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہوئے، اور یہ لیڈرشپ کی نشانی نہیں ہے، یہ معذرت کے ساتھ یہ آپ پوری ایک ڈیلنگ کر رہے ہیں یا آپ کھیل رہے ہیں نہ صرف آئین کے ساتھ، اس ملک کی عوام کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کے میں بتاتی چلوں کہ آج ہی انہوں نے 5 رکنی ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دی اور اس کا فیصلہ کیا، اس میں حیرت انگیز طور پہ پارٹی کے چیئرمین کو انکلوڈ نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب کی یہ مذاکراتی ٹیم اب فارم کرنا آئی بلیو اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات ہے۔ اب ملک میں اس وقت ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ اور نئے چہرے کی بازگشت ہو رہی ہے، اور فیصل واوڈا صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، مولانا صاحب سے مل رہے ہیں، بلاول صاحب مولانا صاحب سے مل رہے ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی مولانا صاحب سے آج ملنے کے لیے پہنچ گئے ان کی رہائش گاہ۔ سو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ، جو کہ لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے قبل زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشنز کے نتیجے میں کسی ایک پارٹی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہوگی، اور ویسے ہی کچھ نظر آیا سیناریو، تو وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بازگشت اس وقت سے ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ سو ابھی ایک بار پھر زور پکڑ گئی ہے، کیونکہ بظاہر نظر آ رہا ہے نون لیگ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور نون لیگ نے جس طرح سے مس ہینڈل پوری سچویشن کو کیا ہے، نہ گورننس جو ہے وہ یقینی بنا سکے، بہتر تو بہت دور کی بات، لیجٹیمیسی کے کرائسس جو ہے وہ تو آلریڈی فیس کر رہے ہیں فرام دا ڈے دے اسیوم چارج، اور بڑے زور زبردستی کے ساتھ۔ سو نیچرلی، اور ان کو اب خود بھی بظاہر لگ رہا ہوگا کہ ان کی اپنی بھی جو لیجٹیمیسی ہے وہ بھی انتہائی کم ہو چکی ہے، اور جہاں پر وہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے نکلے تھے اور ووٹ کے تقدس کی بات کرتے تھے، وہاں پر عوام میں اب ان کی اپنی عزت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ جو اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں، بہرحال ان میں ان کی پارٹیز کے اندر ایک جو کرائسس مینجمنٹ کا ایک میکنزم ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، اینڈ سکلز بھی نہیں ہے۔ کس طرح سے اس پوری سچویشن میں باہر اس سے نکلا جائے یا کرائسس سے باہر آنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہے۔ سو اب بگاڑنے کے اوپر اور سیلف ایک ڈسٹرکشن موڈ پہ جاتے ہوئے ہمیں پہلے ہی فرصت میں نظر آتے ہیں۔ سو لیڈرشپ کے لحاظ سے لیڈرز اگین ہیوملٹی ان میں نظر آتی ہے، ان میں ماڈسٹی نظر آتی ہے۔ لیڈرز میں کبھی ایسے کہ وہ فیئر سے اور کوورژن سے اور اس قسم کے اقدامات لیں، ایسے لیڈرز نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ۔ لیڈرز ایک عوام کو ہوپ دیں، ویژن دیں، امپاور کریں لوگوں کو اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں۔ لیڈرز مزید لیڈرز تشکیل دیتے ہیں، مزید لیڈرز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں۔ جو حقیقی لیڈر ہوتا ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اکیلا کھڑا رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ ہی اسٹینڈز الون اینڈ ود کانفیڈنس۔ لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے سہارے آگے بڑھے اور کسی پر انحصار کرے، اس کو اتنا یقین اپنے اوپر ہوتا ہے، اپنی سکلز پر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی خراب صورتحال میں وہ باہر نکلنے کا وہ سکل رکھتا ہے۔ اینڈ میں ضرور اگزامپل دینا چاہوں گی سابق امریکی صدر جو کہ ینگسٹ پریزیڈنٹ تھے، تھیوڈور روزویلٹ۔ ایٹ دی ایج آف 42 ہی اسیوم چارج، اور ان کا کوٹ بڑا فیمس ہے کہ پیپل ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ یو نو unless they know how much you care۔ آپ کے ایکشنز اور آپ کے میجرز جو آپ لیتے ہیں، آپ کے جو اقدامات ہوتے ہیں اور اس کے جو ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں، اس سے ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ عوام کے بارے میں واقعی سوچ رہے ہیں، آپ عوام کا خیال رکھتے ہیں، آپ عوام کے درد کو سمجھتے ہیں، آپ عوام کا درد محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کام کر رہے ہو، اور آپ کہ کہیں بھی کسی بھی طور پر اس موجودہ جو ایک سیٹ اپ ہے ان کے ایکشن سے یہ نہیں لگتا کہ وہ عوام کا درد سمجھ رہے ہیں، وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک رجیم نظر آتی ہے دیٹ از بیسڈ آن فیئر۔ اور جب یہ اس قسم کی رجیمز ہوتی ہیں جہاں پر ایسے اقدامات لیے جائیں جس میں لوگوں میں ایک خوف و ہراس یا ڈر پیدا کیا جائے، تو پھر ایسے میں بہت سارے اس کے کانسیکوینسز آلریڈی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اکنامک امپیکٹ، سوشل امپیکٹ تو اپنی جگہ، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹس کرنا ایسے کبھی بھی اس قسم کے ماحول میں نہیں انویسٹمنٹس کرنا چاہیں کہ جہاں پر ان کو لگے کہ عدالتیں ہی اور ملک کے اندر کے لوگ بھی ایک تو متنفر ہیں لیڈرز سے، اور دوسرا یہ کہ
जहाँ पे इतनी ओवर रेगुलेशंस हो, फिर एक क्लाइमेट ऑफ फियर हो, दे वुड नेवर, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, और जिससे जुड़ी आपकी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, तो इंस्टेबिलिटी होगी, नेचुरली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। लाख आप चाहे नंबर्स के साथ हेरा फेरी कर लें और लाख क्लेम्स कर लें, दावे कर लें कि बहुत अच्छे मीशत हमारी जो है वो बहुत अच्छे अशारिये दिखा रही है, लेकिन एक लोगों में जो रिजेंटमेंट होता है, लोगों में जो मिसट्रस्ट होता है, और एक रिबेलियस मोड में लोगों को जाने पर अगर मजबूर किया जाता है, तो इससे मुल्क के बाहर बैठा जो सरमायाकार है, जो गैर मुल्की सरमायाकार भी है, वो कभी भी मुल्क में आपके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा। और ना कि आपको तो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि आप चाहे वो चाहे चीन हो, जो आपका बड़ा दरीना आपका ऑल वेदर फ्रेंड है, वो भी कह रहा है आप ना उनके प्रोजेक्ट्स को सेव कर सके हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके, ना आप उनके वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना पा रहे हैं। एंड जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सो सोसाइटी जो कि थ्राइव करती है, एक जो थ्राइविंग सोसाइटी होती है, वो उसकी क्या ज़रूरत होती है? उसकी एक ज़रूरत में सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और इंगेजमेंट। जहाँ पर आप लोगों से इंगेज नहीं करेंगे, वहाँ पे लोग रिबेलियस मोड पे जाएंगे। जहाँ पे आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आप लोगों के लिए मसाइल पैदा करेंगे, उनके लिए सोशल मीडिया बंद करेंगे, आप उनके लिए फ़ेक न्यूज़, हर चीज़ डिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में ला कर लोगों को, किसी को भी इसको उठा लो, उसको उठा लो, किसी को भी दहशतगर्द करार दे दो, किसी पे भी दहशतगर्दी के मुकदमे डाल दो, एहतजाज से रोक दो, लोगों पे फायरिंग कर दो, लोगों को टीयर गैस और वाटर कैनन्स, और बड़े फ़खरिया अंदाज में, क्योंकि सागदार साहब कह रहे हैं ना कि हमने वाटर कैनन, और डिप्लोमेट्स को बैठ के बता रहे हैं कि हमने वाटर कैनन और टीयर गैस शेल से लोगों को मुंतशिर किया है। इमेजिन कि क्या पाकिस्तान की इमेज रिफ्लेक्ट कर रहा है पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे। सो बड़े फ़खरी अंदाज में बताते हैं। सो एक साइकोलॉजिकल भी इसका एक इम्पैक्ट होता है लोगों में। ज़ाहिर है आप लोगों की अब ये सोसाइटी की वेल बीइंग का मामला आ जाता है, और मुझे हैरत है उन तमाम जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो अभी तक किधर हैं? राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और राइट्स इंसानी हुकूक की जो तमाम तंजीमें हैं, उनको क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, जो मुल्क में जिस तरह से निज़ाम चल रहा है, और लोगों के इस वक्त तो एक साइकोलॉजिकल इसका इतना शदीद इम्पैक्ट है कि लोगों में एक डर और खौफ जो है आप बिठा रहे हैं, कि इंस्टिल कर रहे हैं, और इस किस्म के इक़दामात लेकर, और आपका जो ये आप लोगों से डिसंगेज और डिसइनफ्रेंचाइज आपने लोगों को कर दिया इस हद तक, ये आप किस तरह से बेहतर बना सकेंगे, और इस किस्म के आप मॉडल को आप कितना आप समझते हैं कि ये सस्टेन कर जाएगा? क्योंकि ऐसे नॉर्मली जो कोएजन ऑफ फियर पे बेस्ड ये जो मॉडल्स होते हैं, ये अनसस्टेनेबल होते हैं, ये लास्ट नहीं करते ज़्यादा, और शायद इसी की वजह से वो नए चेहरे और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि आपने नेचुरली इतनी पावरलेस ये हुकूमत नज़र आती है कि ये तमाम इख्तियारात तो ऑलरेडी एब्डिकेट कर चुकी है और बुरी बन चुकी है अवाम के आगे। एक्सेप्टेंस तो बहुत दूर की बात अब लोगों में, लेकिन ये मामलात को इस तरह से बहरहाल कब तक चलाएंगे? बिकॉज ब्रेकिंग पॉइंट पे ऑलरेडी हमें मामलात नज़र आ रहे हैं। सो जो कुछ हो रहा है वो बहरहाल बहुत अनफॉर्चुनेट है। अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त रखें, साइड पर रखें, लोगों का सोचें, लोगों अवाम का सोचें, इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का सोचें। ये मुल्क एक बंद गली में आप लेके चले गए हैं, अपने मुल्क की सियासत को आप बंद गली में लेके चले गए हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हों, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।